नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सीटेट के पेपर नंबर 2 के लिए ये क्लास है और इसमें आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन तो बस 2 ही 3 रखा है हमने, लेकिन आपको इन 3 क्वेश्चनों से लगभग मैं 25 से 30 क्वेश्चन बना कर दूंगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जीके गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक या फिर लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक जी। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के ही बारे में जानेंगे। इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक है। तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1885 तथा मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो एक चीज़ जान लीजिए कि इनकी मृत्यु जो है भारत की स्वतंत्रता से पहले ही हो गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंग्रेजों ने इन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, इन सारे फैक्टों को आपको याद रखना है। अगर बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख कथन के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। तिलक अंग्रेजी शिक्षा के घोर विरोधी थे क्योंकि ये मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से दैनिक समाचार पत्र शुरू किए जो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना की थी। जैसा कि आपके क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने किया था, एक तिलक जी ने किया था और दूसरा थे एनी बेसेंट। तिलक जी ने एक और प्रमुख काम किया था, इन्होंने जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ कराया। तिलक जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, जैसे द ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, द आर्कटिक होम इन द वेदास, और पेपर में बराबर पूछा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इस पुस्तक को इन्होंने मांडले जेल में जब बंद थे तब लिखे थे, ये भी पूछा जाता है। तो ये थी तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और जो भी आपके पेपर में बन सकता था मैंने दे दिया है। इससे बाहर नहीं आता है, बहुत ही खराब संयोग हो तो भले आ जाए। 1% चांस है कि अगर तिलक जी के बारे में पूछ रहा है तो इससे बाहर आए। अब बात करेंगे दूसरे क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बारे में। इनका जन्म पंजाब के मोगा ज़िले में 28 जनवरी 1865 में हुआ था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। 28 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन में इन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें ब्रिटिशों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इसमें ये गंभीर रूप से घायल भी हो गए और इनकी मृत्यु लाठी की चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 में हो गई। इनका एक फेमस कथन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाला जी ने शिवाजी, श्रीकृष्ण, मैजनी और गैरीबाल्डी की हिंदी में जीवनी लिखी थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे दुखी भारत या अनहैप्पी इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे तो अगर इन सब महारथियों की बात की जाए, अगर इनके चैप्टर पे बात किया जाए तो कम से कम 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, और इतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास है। लेकिन हाँ, मैं उतना प्रयास ज़रूर कर दूंगा जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये इतना मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको सारा मटेरियल एक ही जगह मिले। अब बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोखले का जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था।
12 जून 1905 को गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात करेंगे, इसमें आपके ऑप्शन में गांधी जी भी हैं, तो गांधी जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर पूरा गांधी जी के बारे में बताएं तो कम से कम 3-4 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ये छाए हुए हैं, हर जगह यही मिलते हैं, तो पूरा संभव नहीं है, लेकिन कुछ आपको फैक्ट ज़रूर दे देंगे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगर जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगर बात करें महात्मा गांधी की उपाधि इन्हें किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। राष्ट्रपिता का सर्वप्रथम संबोधन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी का अगर बात करें प्रथम सत्याग्रह, तो इनका था चंपारण, जो 1917 में हुआ था। चंपारण है कहाँ, तो चंपारण बिहार में है। और था इनका 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब प्रमुख फैक्ट हैं इनके बारे में, आप लोग इनको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ववर्ती नदी है, गोदावरी है, सतलुज है, गंगा है या फिर यमुना है, तो इसका सही आंसर है बी, सतलुज है। अगर बात करें पूर्ववर्ती नदी का या पूर्वानुवर्ती नदी की बात करें, तो सिर्फ सतलुज ही नहीं है, और भी नदियां हैं। अगर आपको समझना है कि पूर्वानुवर्ती नदी है क्या, तो मैं सबसे सरल भाषा में आपको समझा सकता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा। अब ये आप पिक्चर ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में है क्या, मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। ये नदियाँ जो है ना, जहाँ से बहती हैं, अब देखिए ये सब पूरा सपाट है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें गड्ढे बन रहे हैं, धीरे धीरे गड्ढे बनते जा रहे हैं। और अंततः एक पिक्चर और देखिए, ये देखेंगे अंततः ये सब पहाड़ियाँ जो है, पहाड़ी बन गई है और नीचे ये जाता जाता रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है, ये नदियाँ जो हैं अपने निश्चित मार्ग पर चलती हैं। ये नदियाँ जो हैं अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, खास बात यही होती है। और ये धीरे धीरे ना उस ज़मीन को काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, और ये एक गड्ढा नुमा बनता जाता है। और ये जो जहाँ नदियाँ नहीं बह रही हैं वहाँ एक टापू नुमा बन जाता है, और ये पूरा बर्बाद कर देती है एक एरिया को। ये फैल के नहीं बहती है, जहाँ बहती है वो ज़मीन को काटती जाती है, काटती जाती है, और अंततः गड्ढे बनाती जाती है। तो इस तरीके की जो भी नदियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्वानुवर्ती नदी कहलाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्वानुवर्ती नदी होती क्या है। यहाँ पूर्ववर्ती भी दिया है, तो इसको पूर्ववर्ती भी पढ़ते हैं। अब एक एक नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेंगे। तो सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा मैप से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। अगर बात करें गोदावरी निकलती कहाँ से है, तो गोदावरी निकलती है इस स्थान से, और इस स्थान को बोलते हैं नासिक, ठीक है। नासिक, और नासिक कहाँ है, नासिक में एक है स्थान त्रयंबकम, यहीं से ये नदी निकलती है। और पेपर में आपके पूछा जाता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है कहाँ। अगर इसकी लंबाई की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कुल 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये गिरती कहाँ है, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर ये गिरती है ये नदी, ठीक है। और ये किस किस राज्य में बहती है, तो सबसे पहले आपके ये महाराष्ट्र में बहती है, फिर तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। अब ये सब जो राज्य है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं कि इनका अपवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में है। तो जान लीजिए, महाराष्ट्र पहला हो गया, तेलंगाना दूसरा हो गया, आंध्र प्रदेश तीसरा हो गया, छत्तीसगढ़ चौथा हो गया, और उड़ीसा जो है 5 राज्यों में ये गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी जो है ना प्रायद्वीपीय नदी है और सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा कि गोदावरी जो है। और एक ख़ास बात है कि नासिक में ही
जैसे प्रयाग में कुंभ मेला लगता है, वैसे ही नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ दुधना है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, सबरी है, मनेयर है, मंजीरा है, प्रवरा है। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी सहायक नदियां हैं, तो आप लोग इनको भी ध्यान में रखिएगा। ये थी छोटी सी जानकारी गोदावरी नदी के बारे में। अगर आप इनको ध्यान से समझ लेते हैं इस मैप के माध्यम से, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे फैक्ट। अगर फैक्ट नदियों को सबसे बड़ा, अगर नदियों का फैक्ट याद करना हो ना, तो सबसे कठिन काम यही है कि नदी का फैक्ट याद करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता है। अगर इसको मैप के माध्यम से आप समझ ले रहे हैं तो बेटर है। तो चलिए अब अगली नदी सतलुज के बारे में बात करेंगे। अब ये वाला स्थान आप देखिए, इस स्थान को बोलते हैं राकस ताल, ठीक है, और इसे राक्षस भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको राक्षस मिलेगा, कहीं कहीं राकस मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जगह है कहाँ, तो तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, तो इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि ये चीन से निकलती है, लेकिन सच है कि ये तिब्बत से निकलती है। और ये आपकी ब्यास नदी आगे बढ़ती हुई जाती है, भारत में प्रवेश करती है, फिर आती है, और ये आके किस नदी में मिल जा रही है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट में जाकर मिलती है इंडस नदी में, जिसे कहते हैं सिंधु नदी भी कहते हैं। और ये सारी नदियां जो है मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है, और बाद में ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसको आपसे पूछा जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखें सहायक नदियां कौन कौन सी हैं सतलुज की, तो पहली नदी हो गई आपकी ब्यास, दूसरी हो गई रावी, ठीक, तीसरी हो गई चिनाब, और ये झेलम। ये सारी नदियां झेलम की हैं, और झेलम आकर मिल जाती है सतलज में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। झेलम आपके शेषनाग नामक स्थान से निकलती है। तो ये था मोटा मोटा जानकारी कि कहाँ से निकलती है। तो राकस्ताल से निकलती है, और गिरती कहाँ है, तो अरब सागर में गिरती है। और ये सारी नदियाँ जो हैं आपस में कहाँ मिलती हैं, तो मिठानकोट नामक स्थान में, जो है पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान में स्थान है। ये सिंधु नदी जो है ना, पाकिस्तान होकर भी आती है, भारत से तो गुजरती ही है, फिर पाकिस्तान में जाती है। तो ये था मोटा मोटा जानकारी सतलुज के बारे में। अगर सतलुज की बात करें तो इसका पुराना नाम और पौराणिक नाम सतुद्री भी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत, चीन और पाकिस्तान में बहती है कौन सी नदी, सतलज नदी। क्योंकि यहाँ ये बताया ना कि चीन भी कभी कभी माना जाता है, जबकि ये है तिब्बत में, चीन कब्जिया लिया है तिब्बत को, तो ये बात है। और ये पाकिस्तान में भी जाकर मिलती है, तो पाकिस्तान भी हो गया, और भारत में तो बहती ही है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बता दूं, इसी सतलज पर ना हिमाचल के जगह जो है, हिमाचल में एक जगह है भाखड़ा, ठीक है, भाखड़ा, उसी जगह के नाम पर भाखड़ा बांध बना है, और ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है। और इसी के पीछे मान लीजिए यहाँ बांध है ना, तो इसी के पीछे ये बांध हो गया, तो इसी के पीछे एक सागर बनता है, जलाशय बनता है, और उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। तो ये था मोटा मोटा फैक्ट जो आपसे सतलज नदी के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। अगर गंगा नदी के उद्गम के बारे में बात किया जाए, तो ये गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं गंगा नदी है, यहाँ ये यहीं से नहीं निकलती, ये कई धाराओं में बहती है, जिसे एक धारा आता है, क्या नाम है उसका, भागीरथी है, और दूसरी धारा है, दूसरी नदी है अलकनंदा। इन दोनों नदियों से मिलकर गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी की बात करें, इसकी लंबाई तो 2525 किलोमीटर है,
और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें इस पर प्रमुख बांध कौन कौन है, तो फरक्का बांध है और दूसरा है टिहरी बांध। गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों नहीं है, कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, तो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है जो बैक्टीरियोफेज नामक होता है। बैक्टीरियोफेज जो है विषाणु होते हैं और ये हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है और इनको जीवित नहीं रहने देता। इसलिए गंगा जल में जो है ना कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर आप देखें आप इसमें तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में अगर देखें तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं, गंगा नदी ऐसे आती है, आप देख रहे हैं ये यहाँ से बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक, और अरब सागर में गिरती है और एक धारा जो है बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि प्रमुख शहर कौन कौन हैं गंगा नदी के किनारे, तो कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, हरिद्वार है आपका। ये सारे प्रमुख प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कोसी मिल ही रही है, गंडक मिल ही रहा है। ये सब आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए एक मैप और है, अब यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए ये भागीरथी है, दूसरी है अलकनंदा, तीसरी है रामगंगा। ये भागीरथी और अलकनंदा एक जगह आती है, फिर ये आती है आगे, फिर इसमें रामगंगा भी मिलता है। रामगंगा के बाद तब ये गंगा नदी बनती है। तो इसके कई धाराएं आती हैं तब जाके बनता है। अब देखिए यहाँ ये गंगा बन के आते आते कहाँ जाती है, सीधे आ जाती है आपके इधर। फिर देखिए इधर से सोन नदी जा रही है, गंगा में मिल रही है, रिहंद मिल रही है और गंगा है ही। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं। मैंने बताया है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो अंतिम नदी है यमुना, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहीं देखिए आपको ये यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी जो है प्रयागराज में, ये प्रयागराज है, यहीं पर गंगा नदी से आकर मिलती है। अगर यमुना की बात करें तो इसकी सहायक नदी चंबल है, फिर बेतवा है, बन्ने हैं, फिर केन है। ठीक है, ये सब नदियां जो हैं यमुना से आकर गंगा में मिलती हैं और इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका उद्गम इसको बोलते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री नामक स्थान से ये निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बस यही खास बातें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, और मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया है इस क्वेश्चन के पीछे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के वाय परत को कहते हैं पपड़ी, क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है ए, पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैप देख लेना चाहिए। एक पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये पिक्चर है, ठीक है, ये आपकी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इस बाहरी वाले भाग को, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसको आपको क्रस्ट बोलते हैं और इसकी जो दूरी है 100 किलोमीटर के लगभग होती है। ऊपर से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर तक होता है। फिर दूसरा भाग है आपका ये वाला भाग, इस वाले भाग को मेंटल कहते हैं। फिर आपको यहाँ मिलेगा इस वाले भाग को आउटर कोर कहते हैं, इस वाले भाग को ना इनर कोर कहते हैं। तो पृथ्वी की परतें जो हैं 3 हैं, ये 3 भागों में बटा है। पहला है क्रस्ट है, दूसरा है मेंटल है और तीसरा है कोर। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पहला आपका क्रस्ट हो गया, दूसरा मेंटल हो गया, तीसरा जो है आपका कोर हो गया। यही कोर जो है ना, कोर आपका ये तीसरा है,
ये दो भागों में बटा होता है, एक आउटर एक इनर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी 3 भागों में बटी है। पहला आपका ये ऊपर वाला भाग जो है क्रस्ट है, फिर उसके बाद ये वाला भाग मेंटल कहलाता है पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला भाग जो है यही आपका जो है कोर हो जाता है, और कोर जो है 2 भागों में बटा है, एक इनर कोर में एक आउटर कोर में। इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। क्रस्ट को ही ना पृथ्वी की वाय परत कहते हैं। क्रस्ट जो है आपका सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेंटल जैसा कि मैंने बताया कि मध्य भाग होता है और ये बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है आपकी कोर, जो 2 भागों में बटी होती है, आउटर और इनर, और ये बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये निकिल से बनी होती है। ठीक है, और दूसरा है आपका लोहा, जिसे फेरस भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला ज़रूर पूछा जाता है आपसे। तो पृथ्वी की ही बात हो रही है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। पृथ्वी जो है ना सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है, और इस पर 71% जल है और 29% भूमंडल है, जहाँ मिट्टी मिलती है वही आपका भूभाग 29% है, बाकी सब पानी है। पृथ्वी पर 78% जो है क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, और लगभग 21% के करीब ऑक्सीजन मिलता है। सूर्य जो है लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग मैं बता रहा हूँ, टोटल नहीं है, 14 करोड़ 95 लाख ऐसे कुछ करके है। और रही बात, पृथ्वी जो है सूर्य का 365 दिनों में चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर पूरा करती है। और ये अपने अक्ष पर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 23 सही 1/2%। कभी कभी आपको 23.5 मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास आपकी सीटेट की। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।